Hey everyone, I am Achal from Tireless Zone and today we will attempt test number 4. इन सारे टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकता है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। थंबनेल पे ये क्वेश्चन है, इसे आप आंसर कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास अंतरजातीय परिषद, जिसे इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है, स्थापित करने की शक्ति होती है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। तो अंतरजातीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के पास अंतरजातीय परिषद स्थापित करने की मतलब एम्पावर्ड होते हैं, वो उनको अधिकार प्राप्त होता है। और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि अंतरजातीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का संबंध आर्टिकल 263 से है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंटर स्टेट काउंसिल इज़ नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कोई शब्द या फिर कोई कमेटी ये संविधान में वर्णित है या नहीं है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बैल पूंजीवाद बुलडॉग कैपिटलिस्ट से क्या तात्पर्य है? ये थंबनेल में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है गरीब किसान, बी अमीर किसान, सी वे किसान जिनके पास कुछ संसाधन हैं लेकिन वह अमीर नहीं है, या डी किसान जो बड़े जमींदार हैं। तो बुल कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है, इसे बताना है आपको। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर किसानों को बुलडॉग कैपिटलिस्ट कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। तो जो बैल पूंजीवाद है, बुलडॉग कैपिटलिस्ट है, ये लॉयड और सुसैन रुडोल्फ ने प्रतिपादित किया था। और ये उन किसानों से संबंधित है जो कि धनी हैं, संपन्न हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कह सकते हैं। और इनसे जो अतिरिक्त इनको पूंजी मिलती है या ये जो अतिरिक्त कमाते हैं, वो इन्हें कहीं देना नहीं होता है, बल्कि अपने ही वेलफेयर में ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं धनी किसानों को बुलडॉग कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीवाद कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 3, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूची 1 के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर को चुनें। तो सूची 1 में देखिए वन है, वनों के प्रकार हैं, और सूची 2 में स्थान है जो कि जहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, इसी को आपको मैच करना है। तो ए है उष्णकटिबंधीय वन, बी है शंकुधारी वन, सी है मैंग्रोव वन और डी है पर्णपाती वन। और जगह में देख लेते हैं कौन कौन सा जगह दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, शांत घाटी साइलेंट वैली कहते हैं, केरल में है, राजस्थान और सुंदरवन, इसको आपको मैच करना है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वन जो है वो शांत घाटी साइलेंट वैली केरल के पास, वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। शंकुधारी वन की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो शंकुधारी वन होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का वन है। और यहाँ आप इसकी विशेषता ये होती है कि ये इनकी जो पत्तियाँ होती हैं या पेड़ का आकार होता है, ये शंकु के रूप में होता है, नुकीले होते हैं। ठीक है। मैंग्रोव वन की बात की जाए, मैंग्रोव जिसे कहते हैं, ये सुंदरवन में पाया जाता है, जो कि आपको बंगाल की खाड़ी, हुगली का तट, कोलकाता, यहाँ आपको मिल सकता है सुंदरवन। पर्णपाती वन की बात की जाए तो ये राजस्थान, सूखे प्रदेशों में पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ये इसका मैच है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए, यहाँ उष्णकटिबंधीय वन जिसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, ये शांत घाटी में पाया जाता है। वहीं शंकुधारी वन जिसको कॉनिफर फॉरेस्ट कहते हैं, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव्स या मैंग्रोव वन सुंदरवन में, और पर्णपाती वन डेसिडुअस फॉरेस्ट राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉलिटी रिलेटेड है, किस वर्ष में राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो देखिए, इसका आंसर देना है आपको। आंसर होगा ऑप्शन सी 1952, 1952 में राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था। तो डेट की अगर बात की जाए तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल
1952 में किया गया था और एक महीने बाद 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, गठन पूछा गया है या फिर पहली बैठक, तो इसके डेट में कन्फ्यूजन मत करिएगा। और जो इसके प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए, राज्यसभा के जो हेड होते हैं उसको सभापति कहा जाता है, जबकि लोकसभा के जो हेड होता है उसको अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाहक दिया गया है और दूसरी तरफ फसलें दी गई हैं। ऑप्शन ए है नीली हरी शैवाल, बी है राइजोबियम लेगुमिनिसेरम जिसके सामने मटर है, एजेटोबैक्टर गेहूं या एजोला मक्का। तो इसमें बताना है कि कौन मिलान सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पे फोकस किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी। एजोला जो है वो मक्का के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वाहक नहीं होता है। नीली हरी शैवाल धान का स्थिरीकरण वाहक है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर में यूज़ होता है, सही है। एजेटोबैक्टर गेहूं के लिए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गलत होगा। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है एक बार मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं। इसमें जो एयर या वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस होती है स्टेबल फॉर्म में, उसका जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जो कि अदर केमिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसी को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो देखिए, एजोला के लिए लिखा गया है कि एक जलीय फर्न होता है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बी शंकर, ऑप्शन बी है के हनुमंथैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस.आर. सेन और डी है ओ.वी. एल्गिसन। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सदस्य है जो कि सरकारिया आयोग का एक सदस्य था। तो देखिए, आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस.आर. सेन। तो आइए सरकारिया आयोग के बारे में जान लेते हैं। सरकारिया आयोग जो है वो संघ राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड है। और इस आयोग या इस कमेटी का जो गठन हुआ था वो 9 मई 1983 में इसका गठन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें पहले थे जस्टिस R.S. सरकारिया, जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे ये आयोग का भी नाम पड़ा। दूसरे सदस्य थे श्री बी शिवारमन और तीसरे थे डॉक्टर S.R. सेन, जिनका नाम ऑप्शन में था। तो ये तीनों याद रखिएगा, साथ ही साथ किस वर्ष ये गठित हुआ। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरकारिया आयोग का संबंध किस चीज़ से है, तो संघ राज्य संबंध से इस आयोग का संबंध है। ठीक है। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनैतिक विशेषताओं में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या समानता है? तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि भारत में भी हो और अमेरिका में भी मतलब ये विशेषता होनी चाहिए, राजनैतिक विशेषता। तो ऑप्शन ए है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, सी है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार, या डी उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों ही देशों में राजनीतिक विशेषताएं हैं? तो देखिए, ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है। देखिए, यही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो पॉकेट वीटो होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो वो उसे अनिश्चित समय काल के लिए रोक सकते हैं। ये पॉकेट वीटो राष्ट्रपति को अधिकार देता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि कोई बिल अगर गया तो ना राष्ट्रपति उसको संशोधन के लिए वापस भेजें, ना ही उस पर कोई डिसीजन दे, बल्कि अनिश्चित समय के लिए अगर वो उसे रोक लेते हैं
तो इसे ही उनका पॉकेट वीटो अधिकार कहा जाता है। और ये नाम इसलिए पड़ा कि ये एज्यूम किया जाता है कि जैसे उन्होंने अपने पॉकेट में ये बिल रख लिया है और इस पर कोई भी डिसीजन देने को वो तैयार नहीं है, तो इसी वजह से इस वीटो का जो नाम है वो पॉकेट वीटो पड़ा है। 8th क्वेश्चन है, सामान्यतः अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये आज पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर पे ये क्वेश्चन है, किसे चुना जाता है? ऑप्शन ए, समयकाल पूरा होने वाली लोकसभा के अध्यक्ष को, या ऑप्शन बी, समयकाल पूरा होने वाली लोकसभा के डॉक्टर अध्यक्ष को, मतलब जिनके पास डॉक्टर की उपाधि हो, सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को, या डी, समयकाल पूरा होने वाली लोकसभा के विपक्षी दल के नेता को। तो बताना है कि किससे प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कोई लोकसभा गठित होती है और उसमें अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए रहते हैं, तो संचालन के लिए जो सबसे वरिष्ठ नेता रहता है लोकसभा का, उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है जब तक कि नया अध्यक्ष ना आ जाए, और उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और ये हमेशा वरिष्ठ सदस्य ही होते हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है। और इनका जो मतलब एक अप्रूवल जो होता है इनके पद की, वो राष्ट्रपति देते हैं, ये भी याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 4 संशोधन दिए गए हैं। फर्स्ट है 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 38वां संशोधन या 44वां संशोधन, इसे बताना है आपको। तो देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 61वां संशोधन। 61 संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी उसे 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, जो अभी तक चला आ रहा है। तो संविधान संशोधन का जो संबंधित आर्टिकल है संविधान संशोधन से, वो 338 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद काफ़ी पूछे जाते हैं पॉलिटी में कि कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो साथ ही साथ इसे भी देखते चलिए। 10th क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कई भागों में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, पुजारी को, या बी, स्त्री को, सी, गाय को, या डी, ब्राह्मण को। बताना है किसे अघन्य शब्द कहा गया है ऋग्वेद में। तो आंसर होगा गाय। देखिए अघन्य का मतलब होता है एक तरीके से पवित्र, और ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र माना जाता था, और विनिमय का भी ये एक मतलब एक तरीके से उनका ऑप्शन होता था, इसके द्वारा विनिमय भी करते थे। तो याद रखिएगा अघन्य जो शब्द है वो गाय से रिलेटेड है। ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं कि ये चारों वेद में सबसे पुराना वेद है, साथ ही साथ इसमें 1028 सुक्तियाँ और 10,600 छंद हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।